बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, क्योंकि हम यूनिट नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं और आज रिव्यू एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली हमारे पास सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 इसका एमसीक्यूज है और हमने काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में जिक्र किया है कि इंशाल्लाह जब हमारा ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो हम एमसीक्यू बेस्ड ही एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक के तमाम एमसीक्यूज को हम शामिल करेंगे। तो चलते हैं अभी इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, कह रहा है यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर दिस इज इक्वल टू दिस। हमने मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर नंबर 7 की फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ी थी और उसमें हम दो तरह से लेकर क्वेश्चन को चलते थे। पहला ये था कि हमारे पास इंडक्टिव स्टेप था, जिसमें हम पहला स्टेप हमारे पास बेस स्टेप हुआ करता था और दूसरा स्टेप हमारे पास इंडक्टिव स्टेप हुआ करता था। यानी कि लेट गिवन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हम ये करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए दुरुस्त है। तो यहाँ पर भी हम इसकी nth वैल्यू में इनपुट 1 पुट करते हैं और यहाँ पे भी हम 1 पुट करते हैं। तो 1 ओवर 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल है 1 इंटू 1 प्लस 3 ओवर 4, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये हमारे पास बनता है 4 ओवर 4 इंटू 2 इंटू 3। और मजीद इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 1 रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1.2.3। तो हम लिखते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब बेस स्टेप हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हमारा बेस या बेसिस स्टेप था। नेक्स्ट हम लिखते हैं इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में ये होता था स्टूडेंट्स कि हम सारे के सारे क्वेश्चन को दुरुस्त मान लेते थे फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। अब हम यहाँ लिखेंगे एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अगर हम यहाँ पर इसकी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे n की जगह k पुट करवाएं तो ये हमारे पास बनेगा p ऑफ k इज इक्वल टू 1 ओवर 1.2.3, 1 ओवर 2.3.4 प्लस अप टू सो ऑन 1 ओवर k प्लस 1, k प्लस 2 इज इक्वल्स टू k प्लस 3 ओवर 4 इंटू k प्लस 1, k प्लस 2। आपको याद होगा कि जब हम 7.4 को डिस्कस कर रहे थे, 7.1 को, तो हमने हर क्वेश्चन से पहले उसका आंसर लिखा था। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं तो यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास क्या है के n प्लस 3, 4 n प्लस 1, k n प्लस 2। हमने 1 के लिए इसको साबित करना होता है, 2 k के लिए एज्यूम करना होता है और k प्लस 1 के लिए भी दुरुस्त साबित करना होता है। तो हम करते क्या हैं, हम अपना आंसर पहले से निकाल लेते हैं और हम लिखते थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमने शो ये करना है स्टूडेंट्स कि अगर मैं n की जगह k प्लस 1 पुट करवा दूं तो ये बनेगा k प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस 4 बन जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4, फिर k प्लस 2 हो जाएगा ये, और ये k प्लस 3। अगर k प्लस 1 के लिए एट दी एंड हम ये आंसर लाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास p ऑफ k। अब हमने लिखना है नाउ वी हैव टू शो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, p k प्लस 1 निकालेंगे। करना सिर्फ ये है कि गिवन क्वेश्चन के अंदर k तक लिखने के बाद एक टर्म मजीद लिखनी है। यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन है ना, ये देखें, आप n की जगह k प्लस 1 पुट करवाएं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपके पास 1
1.2.3 1 2.3.4 अप टू सो ऑन। के पुट करवाएं पहले, के प्लस 1 के प्लस 2। अब के प्लस 1 पुट करवाएं, 1 एन की जगह आ जाएगा के प्लस 1, फिर एन प्लस 1 की जगह बन जाएगा के प्लस 2 और एन प्लस 2 की जगह बन जाएगा के प्लस 3। ठीक है, और इस सारे का जो आंसर है आपके पास वो एट द एंड क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, ये हमने लिखा है, ये आंसर आपने लेकर आना है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, फ्रॉम दिस, इसको 1 का नाम दे दें। 1 के हिसाब से आपने देखा हुआ है कि यहां से लेकर यहां तक का जो आंसर है वो क्या है, के प्लस 3 4 के प्लस 1 के प्लस 2। तो आप लिखेंगे पी ऑफ के प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहां से लेकर यहां तक की स्टेटमेंट की जगह हम पुट कर देंगे के प्लस 3 4 के प्लस 1 के प्लस 2 प्लस ये ऐड कर देंगे 1 ओवर के प्लस 1 के प्लस 2 और के प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास अब ये जो साइड है पी के प्लस 1, इस सारे की जगह तो ये पुट हो गया फ्रॉम 1 और साथ में ये टर्म आ गई। इसको सॉल्व करके हमने आंसर बनाना है जो हमने स्टार्ट में लिखा था। ओके, अगर इसको देखें तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है डिनोमिनेटर से, 1 ओवर के प्लस 1 और के प्लस 2, ये आपने कॉमन ले लेना है। आपके पास बच क्या जाएगा, के प्लस 3 ओवर 4 और यहाँ से 1 ओवर के प्लस 3, ये बच जाएगा। ठीक है, अब पी के प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर के प्लस 1 के प्लस 2, यहां पे एलसीएम लें, 4 इंटू के प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो के इंटू के प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 1 4 आ जाएगा। ये क्या बनता है स्टूडेंट्स, ये आपके पास बनेगा के प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 ओवर 4 के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3। इसको आप नंबर 2 का नाम दे दें। अब ये जो ऊपर चीज है ना, इसको सॉल्व करना है हमने। हमारे पास स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर में क्या था, के था, के प्लस 3 का स्क्वायर था प्लस 4 था। जरा देखते हैं कि ये क्या बनता है। के, इसको ओपन करते हैं तो के स्क्वायर प्लस 6 के प्लस 9 आ जाएगा प्लस 4। मजीद सॉल्व करते हैं तो के क्यूब 6 के स्क्वायर प्लस 9 के प्लस 4 आ जाएगा। नाउ दिस इज द पॉलिनोमियल इन के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पॉलिनोमियल को सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसका इनिशियल रूट चाहिए होगा। इसका इनिशियल रूट हम चेक करते हैं, 1 से आता है, 2 से आता है, 3 से आता है, -1 से, -2 से, किस से आता है। तो हम 1 से अगर देखें, पॉजिटिव क्वांटिटी है, सारे के सारे प्लस हैं, तो 1 तो रूट होगा नहीं। -1 चेक करते हैं, फॉर के इज इक्वल टू -1, पी ऑफ -1 निकालते हैं, -1 का क्यूब 6 इंटू -1 का स्केयर 9 इंटू -1 प्लस 4। देखते हैं क्या बनता है, -1 प्लस 6 -9 प्लस 4 चेक करें तो ये 10 और -10 बन रहा है विच इज 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू -1 इज अ रूट। ये पता चल गया हमें कि के -1 क्या है, रूट है। अब इसकी मदद से हम इसकी सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके कोफिशिएंट्स थे 1 6 9 4। -1 से सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इसी तरह, -1 5 5 1 ज़र -5 4 4 1 ज़र -4, आंसर इज 0। सो डिप्रेस इक्वेशन इज, डिप्रेस इक्वेशन इज क्या होगी हमारी, के स्क्वेयर प्लस 5k प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके स्टूडेंट्स फैक्टर बनाएं, मिड टर्म ब्रेक लगा लें या जो मेथड आपको आसान लगता है वो कर लें। तो मैं इस पे लगा रहा हूँ के स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 1 प्लस के प्लस 4। दिस एम्प्लॉइज के कॉमन ले लें, प्लस 1 कॉमन ले लें और यहां से हमारे पास के प्लस 4 आ जाएगा और के प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, अब इस पॉलिनोमियल के जो 3 फैक्टर्स हैं वो क्या हैं,
नाउ फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ के। पहला देखें अगर हमारे पास, तो पहला फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा था, k इज इक्वल टू -1, तो फैक्टर बनेगा k+1। पहला आ जाएगा k+1। बाकी दो थे हमारे पास k+1 और k+4। ये स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन हो गई है हमारे पास इस चीज की, p ऑफ k+1 k+3 का स्क्वेयर +4/4 k+1 k+2 k+3। अगर हम देखें तो इस चीज को सॉल्व करके हमने क्या बना लिया है, k+1 k+1 k+4 डिवाइडेड बाय 4 k+1 k+2 k+3। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हुआ। p ऑफ k+1 क्या रह गया, k+1 रह गया, k+4 रह गया ओवर 4, k+2 रह गया और k+3 रह गया। इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट में ही हमने देख लिया था कि हमारा आंसर किस तरह का आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर k+1 पुट करवा दें तब भी इसकी फॉर्म इस तरह से बनेगी, k+1 k+4 4 इंटू k+2 k+3। तो चेक करें आप, क्या हमारे पास इसी तरह की फॉर्म आ गई है। तो हम देखते हैं कि यस इट इज ट्रू फॉर ऑल n इज इक्वल टू k+1 और n हमारे पास इंटीजर्स थे। ये था हमारे पास क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन। चलते हैं 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बिल्कुल एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। वहां पर भी हमें 3 कोफिशिएंट्स निकालने थे, 3 कंसेक्टिव टर्म्स के। यहाँ पे भी हमें 3 कंसेक्टिव टर्म्स के कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं जिनकी रेशो हमें गिवन है। और सिर्फ यहाँ एक्स्ट्रा काम ये है कि आपने उनकी एवरेज भी फाइंड करनी है। तो इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी 7.2 की, तो वहाँ पे प्लीज विजिट करें इसी प्लेलिस्ट में, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। वहाँ पे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 13 एक दफा देख लें। चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। 3 कंसेक्टिव नंबर्स लेट करते हैं। लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, सॉरी नंबर्स की जगह यहाँ लिखेंगे टर्म्स। कौन कौन सी लेट करते हैं, एक टी आर कर लेते हैं, एक TR+1 कर लेते हैं, एक TR+2 कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। स्टूडेंट्स हमें ये तो पता है कि TR+1 ये तो जनरल टर्म होती है, इसका फार्मूला होता है NCR A⁻n-r B⁻r। इसी रिलेशनशिप से अब हम दो ऊपर और नीचे दो टर्म्स बनाएंगे। देखिए यहाँ R+1 था तो यहाँ पे एक लेस R आ रहा है, यानी R+1 में से एक कम। यहाँ पे R है तो यहाँ बनेगा NCR-1, A⁻n-r की जगह आ जाएगा R-1 B⁻r-1। ठीक होगी बात। अब अगर आपने TR+2 बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही रिलेशनशिप यूज करेंगे TR+1 की हेल्प से। अगर R+1 था तो यहाँ R आ रहा है, यहाँ R था तो एक लेस R-1 आ रहा है, यहाँ R+2 है तो R+2 में से एक लेस करें तो R+1 बनता है। तो यहाँ बनेगा NCR+1 A⁻n-r+1 B⁻r+1। ये हो गई जनरल टर्म्स। ठीक है, लेकिन आपने अब करना क्या है, आप अपनी टर्म्स को क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन गिवन है वहां पे A1 है और B जो है वो X है। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, आप इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। आप लिखेंगे TR, N की जगह तो N है, R की जगह R-1, A की जगह क्या आ जाएगा 1 और B की जगह आ जाएगा X⁻r-1। इसी तरह TR+1 NCR A की जगह 1, क्योंकि 1 की पावर n-r 1 होता है, B की पावर R की जगह आ जाएगा X⁻r और TR+2 मीन्स R+1 1 और X⁻r+1। अब आपको गर्ज किस चीज से है, सिर्फ कोफिशिएंट से गर्ज है जिनकी रेशो 2:15 :70 है। आपको x की वैल्यू से गर्ज नहीं है। अब आप यहां लिखेंगे सो नाउ कोफिशिएंट्स आर, नाउ कोफिशिएंट्स ऑफ 3 consecutive terms
आर। कोफिशिएंट्स कौन से होंगे बच्चों? कोफिशिएंट्स आपके पास होंगे, पहले का कोफिशिएंट क्या है? NCr-1, दूसरे का NCr है, तीसरे का NCr+1 है, और इनके दरमियान जो रेशो गिवन है वो है 2:15:70। हम इनको साइमल्टेनियस यानी दो दो करके करेंगे सॉल्व। पहले हम ले लेते हैं NR-1 रेशो NR equal to ratio 15. What is mean by ratio? Ratio is the division of two same units. तो यहाँ पे डिवीजन है, रेशियो से मुराद, फार्मूला ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, रेशियो की जगह मैंने डिवाइड का सिंबल लिख दिया। NCR को कैसे ओपन करेंगे? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, 2/15 को यूं लिख देंगे, 2:15 को मल्टीप्लाई से, डिवाइड से अगर मल्टीप्लाई चेंज करें तो क्या होगा? r-1 फैक्टोरियल n-r+1। मैंने बेतहाशा दफ़ा आपको समझाया है जब भी हम फैक्टोरियल्स पढ़ रहे होते हैं कि दोनों का कंपैरिजन करें, जिनमें से जो बड़ा है उसे एक टर्म के लिए ओपन करें। यहाँ है n-r+1, आपके पास n-r भी है, ये बड़ी टर्म है, इसको एक फैक्टोरियल ओपन करना है, ठीक है। डिवाइड को करें मल्टीप्लाई में चेंज, इसको ऊपर ले जाएं, r-1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल बड़ा था, r-1 छोटा था, इसको एक टर्म के लिए ऊपर भी ले गए और ओपन भी कर दिया। n-r का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2/15, कैंसिलेशंस होंगी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, r-1 क्या रह गया? सिर्फ r ओवर, आपके पास रह जाएगा r ओवर n-r+1 इक्वल्स टू 2/15। यहां से स्टूडेंट्स आप बनाएं एक इक्वेशन, 15r 2n-2r+2, सारों को वहां ले जाएं तो ये आ जाएगा 2n - 17r+2 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 कह दें। जैसे आपने पहले दो कोफिशिएंट्स की रेशियो सेम रखी है, अब नेक्स्ट दो की रखें। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दो हमारे पास क्या बनते हैं? NCR रेशियो NCr+1 इक्वल्स टू 15:70, ठीक है। ओके, NCR को क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, या चलें अभी मैं इसको डिवाइड ही लिख रहा हूँ, n फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल n-r-1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 15/70। मल्टीप्लाई में चेंज करें, r+1 बड़ा है, इसको ओपन करना पड़ेगा एक टर्म के लिए, इधर से n-r बड़ा है, तो n-r n-r-1 एक टर्म के लिए इसको ओपन किया, r+1 r फैक्टोरियल n-r-1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 15/70, ठीक है। क्या कैंसिल होगा? ये कैंसिल हुआ, r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया r+1 ओवर n-r इक्वल्स टू 50/70। जी स्टूडेंट्स, अब इनको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 15n - 15r 70r+70, यहाँ ले आए इसको, ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा 15n - 85r - 70 इक्वल्स टू 0। 3 से डिवाइड करवा दें, 5n - 3 2 6 और 5 से, 5 3 15, 5 से डिवाइड करवा दें, 5 3 15, 5 1 5 और 5 7 और इससे ना यहाँ पे आ जाएगा 14 इक्वल्स टू 0। इसको नंबर 2 कह दें। अब इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप n और r की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी स्टूडेंट्स? 2n - 17r इक्वल्स टू -2, और दूसरी थी 3n - 17r इक्वल्स टू +14। अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट, तो ये बनेगा, ये कैंसिल हुआ, ये क्या आ जाएगा? -n, ये आ जाएगा -16। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 16। n अगर आ गया तो इसको 1 में पुट करके r निकाल सकते हैं,
पुट इन 1, 2 into 16, 17r minus 2, सो ये बन जाएगा 32 plus 2, 17r. This is basically 34 equals to 17r. In other words, this is r is equals to 2. r2 आ गया। अब स्टूडेंट्स, अब हम कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। पहला कोफिशिएंट क्या था टी आर का? एन सी आर माइनस 1, क्या बनेगा? 16c1, ये पहला आ गया। 2 माइनस 1 था ना, r माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1। सेकेंड का कोफिशिएंट क्या था? एन सी आर, दिस इज बेसिकली 16c2, जिसको 2 कह दें। टी आर प्लस 2, ये बनेगा एन सी आर प्लस 1, दिस इज बेसिकली 16c3, इसको 3 कह लें। ये तो हो गया कोफिशिएंट्स। अब आपने इनकी एवरेज भी फाइंड करनी है, मीन्स अरिथमेटिक मीन, जैसे 10th क्लास में किया था। नाउ एवरेज, तीनों को सम करें, 16c1, 16c2, 16c3 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप तीनों को सॉल्व करते हैं, सम करते हैं, तो आपके पास आंसर आएगा 696 ओवर 3। और अगर आप दोबारा इसको सॉल्व करते हैं डिवाइड करके, तो ये बनता है 232। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 13 लाजमी देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, शो दैट द एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म डज नॉट कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग 1/x। यहाँ पर एक बात जो आपने याद रखनी है कि अगर किसी टर्म में अगर आपको x रेज़ टू द पावर -1 चाहिए, सॉरी 1 रेज़ ओवर x चाहिए, तो आपको वहाँ पर x की पावर -1 लाना होगी। अगर x की पावर -1 आ जाए, इट मीन्स कि दिस विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर x। तो यहाँ पे हम जनरल टर्म फार्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा टी आर प्लस 1 एन सी आर ए रेस टू द पावर n माइनस आर बी रेस टू द पावर। अगर हम इस एक्सपेंशन में देखें तो हमारे पास a एक्स स्क्वेयर है, b हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वेयर है, और n हमारे पास 12। सो टी आर प्लस 1 हम लिखेंगे 12c r एक्स स्क्वेयर रेस टू द पावर 12 माइनस आर एंड 1 ओवर एक्स रेस टू द पावर r। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये बनता है आपके पास टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 12c r एक्स रेस टू द पावर 24 माइनस 2r। और यहाँ से अगर आप देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स रेस टू द पावर माइनस आर, क्योंकि ये प्लस आर होगा और ये ऊपर जाकर न्यूमिनेटर में नेगेटिव हो जाएगा। टी आर प्लस 1, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा टी आर प्लस 1 12c r, और अगर इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 24 माइनस 3r। अब अगर आपको यहाँ पर x की पावर -1 चाहिए, तभी आप इसको 1 ओवर x बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इस x की पावर को -1 के इक्वल रखना पड़ेगा। नाउ फॉर द सेक ऑफ वैल्यू ऑफ r, नाउ फॉर द सेक ऑफ वैल्यू ऑफ r, पुट 24 माइनस 3r इक्वल्स टू -1। आपको तो यहाँ पे x की पावर -1 चाहिए थी, इसलिए आपने इसका कंपैरिजन करवा दिया। यहाँ से आपके पास r की क्या वैल्यू आएगी? 25 इज इक्वल टू 3r और r इज इक्वल टू 25 ओवर 3। यही हमारे पास r की वैल्यू बनती है। बट हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन के स्टार्ट में पढ़ा था कि अवर r शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमारा जो r है ना ही वो नेगेटिव हो और ना ही हमारे पास वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो। तो यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयर इज नो सच टर्म इन्वॉल्विंग 1/x। तो ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स चलते हैं इसके क्वेश्चन 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें कहा गया इफ अल्फा एंड बीटा आर नियरली इक्वल देन शो दैट दिस एक्सपेंशन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस। ये इक्वल का साइन नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन है। इट मीन्स कि दिस इज नियरली इक्वल टू दिस वन। सो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, हम लेट करते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस एच, बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर नियरली इक्वल। इस तरह के क्वेश्चंस आपने 7.3 में किए थे कि जहां पर वन एक्सप्रेशन इज नियरली इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम अल्फा और बीटा को नियरली मान रहे हैं, तो दैट्स वाई लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस एच। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड में
3 बीटा ओवर 5 अल्फा की जगह बीटा प्लस एच -2 टाइम्स बीटा होल पावर -1/3। यहाँ पे आपने एक काम करना है, इसको रेसिप्रोकल कर लें। 5 टाइम्स बीटा प्लस 5 टाइम्स एच -2 टाइम्स बीटा ओवर 3 टाइम्स बीटा होल रेज़ टू द पावर 1/3। जब हमने रेसिप्रोकल किया, ये नेगेटिव साइन हमारे पास चेंज होकर क्या बन गया, +1/3। सो ये हमारे पास बन जाएगा 3 बीटा प्लस 5h ओवर 3 बीटा होल रेज़ टू द पावर 1/3। 3 बीटा कॉमन आ रहा है, या दोनों का एलसीएम है, डिवाइड करें दोनों से तो ये बनता है 5h ओवर 3 बीटा होल पावर 1/3। नाउ दिस इज द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसको ओपन करते हैं, 1 + 1/3 5h + 3 बीटा। अब हम इसकी हायर पावर्स को निगलेक्ट कर सकते हैं। जब ये हमारे पास नियरली इक्वल होते हैं तो हम इसकी स्क्वायर और हायर पावर्स को निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि h एक स्मॉल वैल्यू है और स्मॉल वैल्यू की जितनी स्क्वायर आप लेते जाएं वो और स्मॉल होता जाता है। तो दैट्स वाई ये हमारे पास निगलेक्टिंग दी हायर पावर्स। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 + 5h ओवर 9 बीटा। इसको आप 1 का नाम कह दें। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड है हमारे पास अल्फा ओवर अल्फा + 2 बीटा, अल्फा ओवर अल्फा + 2 बीटा प्लस अल्फा + बीटा ओवर 3 बीटा। हमने अल्फा को क्या रखा हुआ है, बीटा प्लस एच, तो यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस एच ओवर बीटा प्लस एच प्लस 2 बीटा। अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे भी बीटा प्लस एच प्लस बीटा ओवर 3 टाइम्स बीटा। सो ये बनेगा आपके पास बीटा प्लस एच ओवर 3 बीटा प्लस एच प्लस 2 बीटा ओवर 3 बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या होगा, हम यहाँ से स्टूडेंट्स बीटा कॉमन लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 1 + h ओवर बीटा, और इसके डिनोमिनेटर में से हम 3 बीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 1 + h ओवर 3 बीटा। ठीक है, जबकि इसके साथ जो एक्सप्रेशन मौजूद है इसमें 3 बीटा दोनों के साथ डिवाइड होगा। ओके, यहाँ बीटा और बीटा कैंसिल, 1/3 रह गया। अब ये देखें यहाँ पे है 1 + h ओवर बीटा, पॉजिटिव टर्म है। इसको जब हम लेकर जाएंगे, इसकी पावर फिलहाल 1 है, जब ये मूव करेगी तो ये आ जाएगा 1 + h ओवर 3 बीटा रेज़ टू द पावर -1। और ये क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास 2/3 रह जाएगा खाली, और h ओवर 3 बीटा। ये टर्म है जिसपे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन कर सकते हैं। ओपन करते हैं फॉर 1 टर्म, और इस निगलेक्ट कर देंगे इसकी हायर पावर्स को, 1/3 1 + h ओवर बीटा 1 - h ओवर 3 बीटा, और यहाँ लिख देंगे निगलेक्टिंग हायर पावर्स। ठीक है, प्लस 2/3 प्लस h ओवर 3 बीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 1/3 1 + h ओवर बीटा एंड 1 - h ओवर 3 बीटा प्लस 2/3 प्लस h ओवर 3 बीटा। अब इन एक्सपेंशंस को हमने सॉल्व करना है जिसमें ये दो वैल्यूज आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टर्म्स आ रही थी मल्टीप्लाई फॉर्म में वो थी 1/3 इंटू 1 + h ओवर 3 h ओवर बीटा 1 - h ओवर 3 बीटा प्लस 2/3 प्लस h ओवर 3 बीटा। इसको अगर सॉल्व करें 1/3 मल्टीप्लाई करते हैं 1 - h ओवर 3 बीटा बन जाएगा प्लस h ओवर बीटा, लेकिन हम h को इस टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दिस विल बिकम h स्क्वायर एंड वी आर निगलेक्टिंग दी हायर पावर्स। तो ये यहाँ पे 3 ही टर्म्स बनेंगी, पहले 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर h ओवर बीटा सिर्फ 1 से, इसके साथ आपने नहीं करना, प्लस 2/3 प्लस h ओवर 3 बीटा। 1/3 को मल्टीप्लाई करें माइनस h ओवर 9 बीटा बन जाएगा प्लस h ओवर 3 बीटा बन जाएगा प्लस 2/3 प्लस h ओवर 3 बीटा। इन सारों को सॉल्व करना है आपने। जी, तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, 1/3 प्लस 2/3 हमारे पास 1 होता है। ठीक है, इसी तरह h ओवर 3 बीटा और h ओवर 3 बीटा विल बिकम
प्लस 2h/3 टाइम्स बीटा, और ये माइनस का h/बीटा 9 बीटा एज इट इज आ जाएगा। फर्दर अगर हम इनका एलसीएम लें तो 9 बीटा इज दी एलसीएम, और 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6h माइनस h, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 + 5h/9 बीटा। तो इसको आप नंबर 2 कह लें। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास 1 क्या थी, 1 थी हमारे पास 1 + 5h/3 बीटा 9 बीटा, और ये भी हमारे पास क्या आ गई। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नेक्स्ट वन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं इसके क्वेश्चन 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमें कहा जा रहा है कि इफ 22CR इज द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म, देन फाइंड 13CR। आपको ये पता है कि लार्जेस्ट कोफिशिएंट हमें 20CR गिवन है और हमने फाइंड करना है 13CR। लेकिन एक बात को रिकॉल कर लें, अगर आपके पास इस तरह की एक्सपेंशन आए तो हमारे पास जो सबसे बड़ी टर्म होती है वो हमेशा मिडिल टर्म होती है, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन का बिहेवियर ये होता है कि ये पीक पर जाने के बाद इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। अगर स्टैट्स के कोई स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उन्होंने रिलेशनशिप पढ़ा होगा स्क्यूड कर्व का। एक हमारे पास इस तरह का रिलेशनशिप आता है कि जिसमें एक चीज हमारे पास बूम की तरफ जाती है और फिर उसकी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का भी सिमिलर यही बिहेवियर है कि हाफ पे पहुंचने के बाद इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। अगर आप पास्कल ट्रायंगल को देखें तो उसमें भी स्टार्ट की वैल्यूज पीक पर पहुंचने के बाद सेंटर में सबसे बड़ी वैल्यू, और उसके बाद डाउनफॉल जाके हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिडल वैल्यू है वो हमेशा इन ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि एज वी नो द मिडल टर्म in the binomial expansion is the largest term, largest coefficient term, और in other sense the greatest term। तो हमें यहाँ पे मिडिल टर्म फाइंड करनी है। मिडिल टर्म के लिए हमें आर की जरूरत है। जो आर हमारा मिडिल टर्म के लिए होगा वही हमारा आर यहाँ पे यूज होगा। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास एन क्या है। एज एन इज इक्वल टू 22 विच इज इवन। अगर एन आपके पास इवन हो तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ऑड बनती हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एन इवन है तो जब आप नंबर ऑफ टर्म्स ओपन करते हैं तो आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ओपन होती हैं। फॉर एग्जांपल a + b होल स्क्वायर विल बिकम a² + 2ab + b², यानी कि 3 टर्म्स बनेंगी। तो अगर n इवन है सो द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो हमारे पास एक मिडिल टर्म निकलती है। सो मिडिल टर्म is equals to n + 2/2। दिस विल बी द मिडिल टर्म। n कितना है हमारे पास 22 + 2/2, ये बन जाएगा 24/2, यानी कि 12th टर्म। तो स्टूडेंट जो 12th टर्म है वो आपकी यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म है। तो 12th टर्म के लिए आपके पास जो कंपैरिजन बनेगा T12, ये बन जाएगा TR+1। यहाँ से R+1 इक्वल आएगा किसके, 12 के, और R की वैल्यू आ जाएगी 11। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी 11। अब हमने फाइंड करना है 13C11। 13CR हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, जो कि हमारे पास बनता है 13C11 एंड दिस इज इक्वल टू 78। बुक में जो इसका आंसर है वो आपके पास 12 दिया गया है। आर का आंसर 12 है। आर का आंसर 12 नहीं हो सकता। आर का आंसर 11 होगा क्योंकि 12th टर्म है। जब हमने कोई टर्म निकालनी होती है तो उसका कंपैरिजन हम जनरल टर्म के साथ करते हैं, दैट इज TR+1। तो 12th टर्म मीन्स कि TR+1 इज इक्वल टू 12, और R का आंसर क्या होगा 11, क्योंकि जब आप TR+1 की जगह 11 रखेंगे तभी आपके पास 12 आएगा। अगर आपके पास R12 हो तो ये 13 बनता है, जबकि मिडिल टर्म जो है वो 12th टर्म है, 13 टर्म नहीं है। तो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 है यूज द बाइनोमियल थ्योरम टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने 7.4 के लास्ट में भी किया है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 12 है।
जिसमें हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था a पावर n और b पावर n के लिए। सो ये हमारे पास आएगा 6 रेज़ टू द पावर n माइनस 5 रेज़ टू द पावर n। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 5 होल रेज़ टू द पावर n माइनस 5 पावर n। अब यहाँ हम इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास NC0 1 रेज़ टू द पावर n 5 रेज़ टू द पावर 0। देन स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा NC1 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 5 रेज़ टू द पावर 1 अप टू सो ऑन। लास्ट जो टर्म होगी दैट इज NCN 1 रेज़ टू द पावर 0 5 रेज़ टू द पावर n। ये हमारे पास एक्सपेंशन है इन दो टर्म्स की। नेक्स्ट आएगा 5 रेज़ टू द पावर n। सो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या बनती है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। सो कंप्लीट टर्म इज 1। यहाँ पे आएगा NC1 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों 1 होते हैं हमारे पास, यहाँ 5 आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों 1 होंगे, 5 की पावर n बचेगा और साथ माइनस का 5n है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हर टर्म के अंदर हमारे पास 5 मौजूद रहेगा। जब हर टर्म के अंदर 5 मौजूद है तो दिस इंटायर टर्म इज डिविजिबल बाय 5 एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो हम यहाँ लिखेंगे क्लियरली इंटायर टर्म एक्सप्रेशन is divisible by 5 except 1 फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म थी 1। सो रिमाइंडर इज 1। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो सारी टर्म्स डिवाइड हो जाएंगी 5 से एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। तो यही हमने प्रूव करना था कि दिस टर्म लीव्स द रिमाइंडर 1 आफ्टर डिविजिबल बाय 5। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज का सोल्यूशन। और आज हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।